Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and dear students, today we will read the content loan activities of banks. That is the part of the third chapter, money and credit. I hope you have understood previous concepts of this chapter, and now we are doing further lesson. Let's start. Let us take the story of banks further. What do the banks do with the deposit which they accept from the public? बैंक उस डिपॉजिट का क्या करते हैं जो पब्लिक से वो रिसीव करते हैं? देयर इज एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर. यहाँ पर एक बहुत ही मज़ेदार एक प्रक्रिया चालू हो जाती है. बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स. जितना भी पैसा बैंक में जमा होता है उसमें से कुछ ही प्रपोर्शन, कुछ ही रुपया जो है वो अपने पास रखते हैं और बाकी का सारा वो जो है लोन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश. तो उदाहरण के तौर पर भारत में जो है भारतीय जो बैंक हैं वो 15% डिपॉजिट कैश अपने पास रखते हैं और बाकी का जो 85% है वो लोन देने में या अदर एक्टिविटीज़ में लगा देते हैं. दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे. किसी भी वर्किंग डे में कोई भी कस्टमर जाकर अगर वहाँ पर जिसने अपना जो है अकाउंट खुलवा रखा है तो वो वहाँ से पैसा निकलवाना चाहता है, तो उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए बैंक अपने पास 15% कैश रख लेते हैं डेली का. Since on any particular day only some of its money depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. इस 15% कैश की हेल्प से ही बैंक जो है किसी भी दिन आने वाले अपने डिपॉजिटर्स को मनी विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है ताकि और ये जो कैश की जो मैनेजमेंट की जो सिचुएशन है वो हैंडल हो जाती है ईजीली. बैंक्स यूज़ द मेजर प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स. और बाकी का जो 85% है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो है डिपॉजिट का वो लोन देने में यूज किया जाता है. किसके थ्रू? बैंक के थ्रू. देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. आप सबको पता है कि वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मनी की नीड रहती है और उस मनी के लिए जो डिफरेंट पर्सन्स हैं वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं बैंक में और उनकी लोन की डिमांड को पूरा किया जाता है इसका मेजर प्रपोर्शन से. वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस. आने वाले सेक्शंस में या नीचे हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल. और यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हैं कि बैंक्स जो हैं ज़्यादातर ये डिपॉजिट का यूज कहाँ पर कर रहे हैं? लोगों की लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, यानी उनको पैसा उधार चाहिए और उस स्थिति को सक्सेसफुल बनाने के लिए बैंक इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम जैसे लोग या फिर जो कॉमन पीपल हैं वो अपना जो एक्स्ट्रा कैश है वो जमा करवा देते हैं. In this way, banks mediate between those who have surplus funds, the depositor. इस प्रकार बैंक जो है एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है किसके बीच में? हम जैसे डिपॉजिटर्स के बीच में. एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स, द बोरोअर्स. और उन उधार लेने वाले लोगों के बीच में जिनको इस फंड की ज़रूरत है, यानी जिनके पास सरप्लस मनी होती है वो जमा करवा देते हैं और जिनको नीड होती है लोन की वो वहाँ से लोन लेते हैं. उन दोनों के बीच में मीडिएटर के रूप में भूमिका निभाता है हमारे जो बैंक होते हैं वो निभाते हैं. बैंक्स चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स. आमतौर पर देखा ये जाता है कि बैंक जो होते हैं वो किसी को भी लोन देते टाइम तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उनसे, यानी ज़्यादा ब्याज लेते हैं, ज़्यादा ब्याज पर उनको पैसा देते हैं. जबकि डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है उनके जो डिपॉजिट मनी के ऊपर वो बहुत कम होता है. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. बैंक की इनकम का सोर्स क्या है? बोरोअर्स और क्रेडिटर्स और डिपॉजिटर्स के बीच में जो इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस आता है, यानी
जो लोन ले रहा है वो हाई इंटरेस्ट रेट दे रहा है, किसको? बैंक को। और जो डिपॉजिट करवा रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो चार्ज कर रहे हैं बैंक से, यानी बैंक से वो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लेते हैं अपने डिपॉजिट मनी के ऊपर। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ। मान लेते हैं कि 12% चार्ज करता है बैंक, किससे? बोरोवर से, क्योंकि उन्होंने लोन लिया है। और 8% हमें देता है हमारी इसके ऊपर जो हमारी डिपॉजिट मनी है। तो ये दिया हमें डिपॉजिटर्स को बैंक ने 8%। अब 12 और 18 के बीच का जो 4% का जो डिफरेंस आया है, ये 4% क्या है? बैंक की इनकम है, जिससे कि वो अपने डेली के जो उनके ये हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस हैं या जो सैलरीज हैं, वो ये मैटर सोल्व करते हैं अपना, यानी अपनी सोर्सेज ऑफ इस मनी से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो यही इसकी रियल इनकम है, किसकी? बैंक की। आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। What do you think what would happen if all the depositors went to ask for their money at the same time? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि मान लो किसी दिन सभी डिपॉजिटर्स इकट्ठे चले जाते हैं और सेम डे जाकर मनी की डिमांड करते हैं विड्रॉ करने के लिए बैंक में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? सोच कर बताइएगा मुझे, क्या हो सकता है? क्या बैंक सभी को एक दिन में कैश दे पाएगा या मना करेगा? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पेज पर हम देख पा रहे हैं एक अदर जो स्टोरीज के थ्रू क्रेडिट सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस को दर्शाया गया है यहाँ पर। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और द अदर। हमारे बहुत ज़्यादा लेन देन जो दिन प्रतिदिन की हमारी क्रियाएं हैं, उनमें हम बहुत ज़्यादा लेन देन जो करते हैं वो कभी एक रूप में तो कभी दूसरे रूप में करते हैं। क्रेडिट लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विद मनी। क्रेडिट और लोन एक ऐसा समझौता होता है जिसमें जो लोन देने वाला है वो बोरोअर को मनी देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जब वो सामान लेकर जाते हैं, समटाइम्स हमारे कई नोन होते हैं या फिर हमारी जो है एक इमेज अच्छी बन जाती है मार्केट में और लोग हमें पहचानने लगते हैं, तब भी हम गुड्स और सर्विसेज एक फ्यूचर में पेमेंट करने का वादा करके उनसे ले लेते हैं। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग 2 एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं नीचे दी गई 2 कंडीशंस की जो कि क्रेडिट वर्क्स को दिखा रही हैं। फेस्टिवल सीजन, त्योहारों का मौसम। इट इज़ ए फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pairs of shoes to be delivered in a month time. एक सलीम नाम का जूते बनाने वाला व्यक्ति है, उसको एक शहर के बड़े व्यापारी ने 3,000 जूतों के जो है जोड़े बनाने का ऑर्डर दिया, जो कि उसे 1 महीने में बनाकर देने हैं। टू कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम, अपने जूतों के प्रोडक्शन को समय पर पूरा करने के लिए सलीम हैज़ टू हायर अ फ्यू मोर वर्कर्स फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग वर्क। उसे कुछ वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा ताकि वो समय पर इस ऑर्डर को पूरा कर पाए, और जो कि क्या काम करेंगे? जूतों की सिलाई से लेकर उनकी पेस्टिंग तक का काम वो संभालेंगे। ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल, उसे कच्चा माल भी लाना पड़ेगा, यानी लेदर वगैरह को भी उसे अरेंजमेंट करना होगा। टू मीट दीज एक्सपेंसेस, इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम ऑब्टेन्स लोन्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। सलीम 2 जगह से जो लोन मैनेज करने की कोशिश करेगा। फर्स्ट ही आस्क द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर। पहली कंडीशन में वो क्या कहेगा? लेदर सप्लायर को बोलेगा कि आप मुझे लेदर प्रोवाइड करवा दीजिए और मैं बाद में आपको इसकी पेमेंट देता हूँ। सेकंड, दूसरा, ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज advance payment for 1,000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month। और दूसरा वो लोन की फैसिलिटी
गेट करने की कोशिश करेगा उस बड़े व्यापारी से जिसने इसको 1000 जूतों के जो है जिसने 3000 जूतों की ये जो ऑर्डर दिया है बनाने का, तो उसको 1000 जूतों की पेमेंट इन एडवांस करने के लिए वो मनाएगा और उसको बोलेगा कि मैं आपको 1 महीने के अंदर आपका पूरा ऑर्डर तैयार करके दे दूँगा, आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए जो कि 1000 पेयर्स ऑफ शूज़ के बराबर होंगे, उसकी पेमेंट के बराबर होंगे। एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में, सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक ए गुड प्रॉफिट। सलीम जो है उसने अपना प्रोडक्शन उतना तैयार कर लिया जितना उसको बोला गया था और उसको देने के बाद उसे अच्छा प्रॉफिट हुआ। एंड रिपे द मनी दैट ही हैड बोरोड, और वो उन सबको पैसा लौटा देगा जिन जिन से उसने उधार लिया था या उनका हिसाब कर देगा। ये एक सिचुएशन आपने पढ़ी सलीम की। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। इस केस में आपने पढ़ा कि सलीम को लोन की हेल्प से अपने प्रोडक्शन की नीड्स को, जो कैपिटल की नीड थी वो पूरा करने में हेल्प मिली, यानी क्रेडिट उसके लिए वरदान बन गया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase his earnings। इस लोन की वजह से वो अपने रोज़ाना के या जो उस प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो उसका खर्चा आना था वो पूरा हो पाया, वो अपना प्रोडक्शन टाइम पर दे पाया और इसके साथ साथ उसकी जो इनकम है वो भी बढ़ी। अगर क्रेडिट उसको टाइम पर नहीं मिलता या कुछ और शर्तों के साथ, सख्त शर्तों के साथ मिलता, तो इतना प्रॉफिट वो नहीं कमा पाता और ये क्रेडिट उसके लिए प्रॉब्लम बन जाता। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपने देखा कि लोन जो है एक महत्वपूर्ण और एक सकारात्मक पक्ष बनकर आया उसके जीवन में। अगर ये ही क्रेडिट की सिचुएशन हम दूसरे उसमें एग्जाम्पल में अब पढ़ेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि कितना बुरा असर भी ये क्रेडिट डालता है। यानी समटाइम्स किसी के लिए तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल होना वरदान बना, तो किसी के लिए ये अभिशाप भी बन जाता है। कैसे बन जाता है, हम पढ़ते हैं स्वप्ना की प्रॉब्लम को। स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। 3 एकड़ की उसकी ज़मीन के ऊपर स्वप्ना क्या करती है, एक छोटे किसान होने के नाते अपने 3 एकड़ ज़मीन पर वो मूंगफली उगाती है। शी टेक्स ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। उसने साहूकार से पैसा उधार लिया ताकि वो अपने जो फसल बोने की प्रक्रिया के जो खर्चे होते हैं उनको पूरा कर सके। होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रिपे द लोन। उसको ये उम्मीद थी कि उसकी जो फसल आएगी उससे वो अपना कर्जा चुका पाएगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। लेकिन बीच में ही उसकी फसल खराब हो जाती है जो कि कीड़ों के द्वारा खा ली जाती है और उसकी फसल खराब हो गई। दो स्वप्ना sprays her crops with expensive pesticides, it makes little difference। हालांकि स्वप्ना कोशिश करती है अपनी फसल को बचाने के लिए, वो पेस्टिसाइड का छिड़काव भी करते हैं, कीड़े मारने की दवाई भी छिड़कती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ही असर हो पाता है, यानी पूरी फसल खराब होने से वो रोक नहीं पाती है। She is unable to repay the money lender and the debt grows over the year into a large amount। वो पूरी कोशिश करते हुए भी अपना कर्जा चुका नहीं पाती और उसका जो कर्जा था वो एक बड़ी पेमेंट के रूप में ईयर बाय ईयर बढ़ता चला गया। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स ए फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। अगले साल फिर अपनी फसल को बोने के लिए स्वप्ना को पैसे की जरूरत है और उसने फिर से लोन उठाया। इट इज़ ए नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। अब की बार जो फसल हुई वो एक सामान्य फसल थी, मीन्स इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं आया, ना तो कम थी और ना ही ज़्यादा थी। बट द अर्निंग्स आर नॉट एनफ टू कवर द ओल्ड लोन। लेकिन इससे इतनी ज़्यादा पैसे वो नहीं अरेंज कर पाई जिससे कि वो अपना पुराना लोन दे पाए। शी इज कोट और डेप्ट। अब वो कहाँ फंस गई, एक कर्ज के जाल में फंस गई। शी हैज़ टू सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट। अब मजबूर होकर उसे अपने पुराने कर्जे को और नए कर्जे को चुकाने के लिए क्या करना पड़ा, अपने ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा जिससे कि वो अपना क्रेडिट जो उसने लिया है उसको रिपे कर पाए। नेक्स्ट पेज पर बेटा आप देख पा रहे हैं
इन रूरल एरिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। आमतौर पर ये देखा गया है कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लोन इसलिए लेते हैं ताकि वो अपने क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकें, यानी उसके जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर कर पाएँ। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स considerable cost on seeds, fertilizers, pesticide, water, electricity, repair of equipment, etc. फसल बोने की प्रक्रिया में काफ़ी खर्चे होते हैं, जैसे बीज लाना या फिर रासायनिक खाद का छिड़काव करना या पेस्टिसाइड्स या कीड़े मारने की जो दवाइयाँ होती हैं उनको लाने पर भी पैसा खर्च होता है, वाटर अरेंज करने पर भी पैसा खर्च होता है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी पैसा खर्च होता है। और इसके साथ साथ अगर कोई फार्मिंग का इक्विपमेंट ख़राब हो गया तो औजार वगैरह कुछ ख़राब हो गए तो उनको रिपेयर भी करवाना पड़ता है। इन सब पर काफ़ी खर्चा आता है। देयर इज़ ए मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर्स बाय दीज इनपुट्स। 3 से 4 महीने के अंदर किसानों को ये सारे सामान खरीदने पड़ते हैं ताकि वो अपनी फसल को अच्छे से ग्रो कर पाएँ। व्हेन दे सेल द क्रॉप, और वो कोशिश ये सोच करके करते हैं कि जिस दिन वो फसल हो जाएगी तैयार तो उसको बेचकर वो इन खर्चों को पूरा कर देंगे और कुछ प्रॉफिट अपने लिए कमा पाएंगे। फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन। आमतौर पर ये जो किसान लोग होते हैं ये जो है फसली मौसम के शुरुआत में ही लोन लेते हैं एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, और फसल कटने के बाद ही उसे चुका पाते हैं। रिपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग, और इस लोन को आम तौर पर चुकाने के लिए वो डिपेंड कहाँ पर हो जाते हैं, किसान जो है अपनी फार्मिंग के ऊपर, उससे आने वाली इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं कि कुछ अच्छी फसल आएगी तो वो इसको रिपे कर पाएंगे। इन स्वप्नाज केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रिपेमेंट इम्पॉसिबल। और स्वप्ना का केस आपने अभी स्टडी किया, उसमें आपने देखा कि फसल के ख़राब होने की वजह से लोन रिपेमेंट उसके लिए इम्पॉसिबल टास्क हो गया, एक ना पूरा होने वाला काम बन गया। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रिपे द लोन, और आपने ये भी देखा कि लोन को चुकाने के लिए उसे अपने ज़मीन का एक हिस्सा बेचना भी पड़ा। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। जिस क्रेडिट की वजह से स्वप्ना सपने ले रही थी कि वो अपनी कमाई के साधन बढ़ा पाएगी, उसी क्रेडिट की वजह से उसकी ज़िंदगी नरक बन गई, यानी उसके जीवन के हालात ख़राब हो गए। वर्स ऑफ का मीनिंग होता है कंडीशन ख़राब होना। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। ये वही स्थिति है जिसे आमतौर पर कर्ज का जाल कहा जाता है। क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। लोन की जो ये सिचुएशन होती है कैश, उसमें जो लोन जो पैसे के रूप में लिया जाता है वो आम तौर पर पैसा उधार लेने वाले इंसान को धकेल देता है एक ऐसी स्थिति में जहां पर लोन की रिकवरी बहुत पेनफुल हो जाती है। मीन्स वो पैसे चुका नहीं पाता और ऐसी सिचुएशन में उसे अपनी हर जो उसकी फेवरेबल चीज़ होती है उसे बेचकर उस पैसे को चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। In one situation, credit helps to increase the earnings and therefore the person is better off than before। एक ऐसी स्थिति आपने सलीम के देखी थी जहाँ पर क्रेडिट उसकी हेल्प कर रहा था उसकी अर्निंग्स को इंक्रीज करने में और उसकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने में। और दूसरा सिचुएशन में आपने देखा कि वही क्रेडिट जो है क्रॉप फेलियर की सिचुएशन में किसी के लिए डेब्ट ट्रैप का कारण बन जाता है और वो इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है कि वो उसे रिपे कर पाए। टू रिपे हर लोन शी हैज़ टू सेल अ पोर्शन ऑफ हर लैंड। और अपनी लोन को रिपे करने के लिए उसे अपनी ज़मीन तक से हाथ धोना पड़ता है। शी इज़ क्लोजली मच वर्स ऑफ देन बिफोर वेदर, वो पहले से ज़्यादा बुरे हालात में फंस जाती है। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयर फॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन। किसी के लिए क्रेडिट फ़ायदेमंद होगा या फिर नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन के रिस्क क्या हैं। वेदर देर इज़ सम सपोर्ट, क्या उसको पीछे से कोई सपोर्ट है इन केस ऑफ लॉस, अगर उसे मान लो लॉस हो जाता है और ऐसी सिचुएशन में क्या कोई उसकी हेल्प करेगा कि वो लोन को रिपे कर पाए। अगर ऐसा है, कोई हेल्पिंग हैंड उसे मिल जाता है तो यही क्रेडिट उसके लिए आगे चलकर फ़ायदेमंद भी हो सकता है। लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं कि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर्स पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, तो उनकी हेल्प करने के लिए पीछे उनकी बैकबोन या जो बैक सपोर्ट होता है वो नहीं होता और इसी वजह से वो डेब्ट ट्रैप का शिकार होते हैं। अब यहाँ पे बेटा आपको दिया गया है एक
लेट अस वर्क दीज आउट। इसमें आपको टेबल को फिल करना है। सलीम और स्वप्ना का केस आपने पढ़ा, खुद कीजिएगा क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बेसिस पर इन क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर लिखने हैं। सलीम का केस और स्वप्ना का केस को अलग अलग से यहाँ पर कॉलम में लिखना है। सपोजिंग सलीम कंटिन्यूज टू गेट ऑर्डर फ्रॉम ट्रेडर्स, व्हाट वुड बी हिज पोजीशन आफ्टर 6 ईयर। मान लेते हैं कि सलीम को लगातार उसी व्यापारी से या किसी और व्यापारी से अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलते, बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं जूते बनाने के, तो ऐसे में 6 साल के बाद उसकी कंडीशन क्या होगी। ऐसी सिचुएशन में जब उसे सपोर्ट मिल रहा है चारों तरफ से, वो किसी से भी लोन के लिए अप्लाई करता है और उसे मिल जाता है, देन उसकी जो सिचुएशन है पहले से बेटर ही होगी। नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द रीजन्स दैट मेक स्वप्ना सिचुएशन सो रिस्की। कौन सी कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से स्वप्ना की सिचुएशन बहुत खतरनाक बन गई। और जैसे डिस्कस फैक्टर्स, और इन फैक्टर्स पर डिस्कस भी करना है। पेस्टिसाइड, रोल ऑफ मनी लेंडर और क्लाइमेट। मींस पेस्टिसाइड अगर उसे जरूरत ना पड़ती तो शायद उसका खर्चा नहीं बढ़ता, और पहले ही पेस्टिसाइड उसके पास अवेलेबल होता तो शायद उसकी फसल पहले ख़राब होने से बच सकती थी। रोल ऑफ मनी लेंडर की यहाँ पर जो रोल है वो एक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा और उसके वो प्रेशर भी बनाएगा स्वप्ना के ऊपर कि उसका लोन रिपे कर दे वो, और जिसके लिए काफ़ी जो है ये क्रिटिकल सिचुएशन हो गई स्वप्ना के लिए। उसके ही प्रेशर की वजह से उसे अपने ज़मीन से भी हाथ धोना पड़ा या अपनी ज़मीन को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्लाइमेट का रोल क्या है स्वप्ना के केस में। अगर क्लाइमेट फेवरेबल हो रहता तो हो सकता था कि उसकी फसल सही प्रोडक्शन देती और उस प्रोडक्शन की हेल्प से वो अपने कर्जे को उतार पाती। लेकिन कई बार ये क्लाइमेट भी धोखा दे जाता है। मीन्स वेदर ख़राब होने की वजह से भी क्रॉप्स में प्रॉब्लम आती है, और जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स आमतौर पर डेब्ट ट्रैप का शिकार हो जाते हैं आगे चलकर। पहले फसल ख़राब होगी और फिर वो अपना डेब्ट जो है रिपे नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद वो डेब्ट ट्रैप में डे बाय डे फंसते चले जाएंगे। अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने की होप में आगे लोन लेते रहेंगे। तो ये तो था 2 स्टोरीज़ के थ्रू ये क्रेडिट की टर्म्स को समझना कि क्रेडिट किसी के लिए फ़ायदेमंद और किसी के लिए नुकसानदायक कैसे हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम 5 मार्क्स में भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आमतौर पर लोन की क्या क्या शर्तें होती हैं, लोन लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं अब आपको समझा रही हूँ। Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. हर बार क्या होता है कि जब भी लोन का एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, कोई भी लोन किसी से लेता है तो कोई एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, उस पर उसका इंटरेस्ट रेट लिखा होता है कि इस इंटरेस्ट रेट पर आप पैसे उधार ले रहे हो। बोरोवर लेंडर से पैसे ले रहा है और किस पे लगेगा, वो प्रिंसिपल पर लगेगा। यानी जो बेसिक मनी है जो वो लोन के रूप में ले रहा है कौन, बोरोवर, तो उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लिखा होता है या फिर उसको ओरली बताया जाता है। इन एडिशन इसके अलावा लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल। आमतौर पर कई बार जो है लेंडर्स कोलेट्रल की डिमांड भी कर लेते हैं। कोलेट्रल क्या होता है, एक टाइप से सिक्योरिटी मनी, कि अगर वो लोन ना दे पाया तो उसके बदले में वो कुछ चीज़ गिरवी रखेगा, या जो भी चीज़ उसने जिसके भी, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे उसका लैंड है, चाहे व्हीकल है, या फिर कोई लाइव स्टॉक है यानी पशु वगैरह हैं, उन सबको वो गिरवी रख देता है। उसके पेपर्स, उसकी ओनरशिप के पेपर्स वो डिपॉजिट करा देता है किसको, लेंडर को, और यही उसकी सिक्योरिटी मनी होती है जिसकी वजह से अगर बाई चांस फ्यूचर में बोरोवर मनी रिपे नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर लेंडर क्या करेगा, उसकी इन चीज़ों के ऊपर अपना ओनरशिप दिखाएगा कि आप मेरा पैसा नहीं दे पाए इसलिए ये चीज़ें आज से मेरी हुई। तो कोलेट्रल क्या है, एक प्रकार की पूंजी होती है, एसेट होता है, और ये बोरोवर्स जो है इसका मालिक होता है। बोरोवर मीन्स उधार लेने वाला, वो इसका मालिक होता है। ये ज़मीन भी हो सकती है, कोई इमारत भी हो सकती है, कोई व्हीकल भी हो सकता है यानी कोई यातायात का साधन भी हो सकता है जो उसके घर पर है, और या पशु भी हो सकते हैं, या फिर बैंक में कहीं पर रखा हुआ कोई एफडी वगैरह हो सकती है, डिपॉजिट विद बैंक्स। अब आप कहेंगे अगर उसके पास बैंक में डिपॉजिट है तो वो निकाल के उसको लोन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेविंग बैंक की बजाय कई लोग जो एफडी वगैरह करवा लेते हैं जो लॉन्ग टर्म्स में जाती हैं और उस टाइम पर वो निकाल नहीं सकता, तो ऐसी चीज़ों को भी हम कोलेट्रल के रूप में रख पाते हैं कि फर्दर अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो ये चीज़ें आपकी हुई, या इतना पैसा इसमें है जमा है तो इसके पेपर आपको दे रहा हूँ, आप इसको रिकवर कर लीजिएगा।
एंड यूजेज दिस एज ए गारंटी। ये एक टाइप से गारंटी होती है लेंडर को कि आप अगर मैं लोन ना दे पाऊँ तो ये आपका हुआ। अनटिल द लोन इज रिपेड, जब तक लोन नहीं देता ये चीज़ें लेंडर के पास रहेंगी, और जैसे ही लोन वो चुका देगा और उसके पेपर या जो कोलेट्रल उसने जो डॉक्यूमेंट उसने जमा करवाए हैं वो लेंडर उसको प्रोवाइड करवा देगा। इफ़ द बोरोअर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बोरोअर जो है उधार लेने वाला लोन देने में असफल होता है यानी फेल हो जाता है, तो फिर क्या होगा, लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द एसेट, जो एसेट उसने कोलेट्रल के रूप में जमा करवाया है या जो पेमेंट उसने दी है और जो कि लॉन्ग टर्म में उसके पास आनी थी, तो वो सारी चीज़ें किसकी हो गई, क्रेडिटर की हो गई जिसने लोन दिया था। Properties such as land titles, deposits with banks, livestock are some common examples of collateral used for borrowing। पैसा उधार लेने के लिए आमतौर पर बैंक भी कोई ना कोई कोलेट्रल की डिमांड जरूर करते हैं, क्योंकि बैंक में और फॉर्मल सेक्टर में स्पेशली यहाँ पर तो बिना कोलेट्रल के आपको लोन मिल ही नहीं सकता। क्रेडिट लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कोलेट्रल होना चाहिए, चाहे तो आपके लैंड के जो या लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, या फिर कोई और आपकी बिल्डिंग हो या व्हीकल हो या डिपॉजिट विद बैंक हो, लाइव स्टॉक हो, इन सब की ओनरशिप के जो पेपर हैं वो आपको बैंक को जमा करवाने होते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया फॉर्मल सेक्टर में। और आमतौर पर आजकल बोरोअर्स भी बहुत अवेयर हो चुके हैं, उनको अपना पैसा डूबने का खतरा रहता है, तो वो भी समटाइम्स जो है क्या कह देते हैं कि हमें कोलेट्रल जमा करवाओ या फिर कोई अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हमें दो, गिरवी रखो। अब यहाँ पर फिर से एक एक्टिविटी बेस्ड जो है यहाँ पर एक टास्क आया है, तो हम इसको पढ़ते हैं और फिर टेबल फिल करनी है इसके बेस पर। अ हाउस लोन, घर पर लिया गया है लोन। मेगा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस। मेघा ने एक बैंक से लोन उठाया, कितना, अपने घर को खरीदने के लिए, अपना घर बनाने के लिए 5 लाख का लोन लिया। द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ द लोन इज 12%, और वार्षिक उस पर लगने वाला जो ब्याज था वो 12% था। एंड द लोन इज टू बी रिपेड इन 10 ईयर्स, और इस लोन को उसे 10 साल के अंदर चुका देना था, यानी एक लिमिट भी है कि भी कितने साल के अंदर वो इस लोन को चुका पाएगी, और 12% इंटरेस्ट रेट लगता रहेगा एनुअली उस पर। इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स मेगा हैड टू सबमिट टू द बैंक, और आमतौर पर वो मंथली इसको 10 साल तक चुका देगी, लेकिन हर महीने उसकी कोई EMI मंथली इंस्टॉलमेंट उसके पास जाएगी, बैंक के पास कुछ न कुछ पैसे वो जमा करवाती रहेगी। डॉक्यूमेंट्स शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, उसने अब लोन लेने के लिए क्या गिरवी रखा या फिर क्या कोलेट्रल के रूप में क्या दिखाया, अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड दिखाया। मीन्स मैं जॉब करती हूँ और मेरी सैलरी है, इसके पेपर ये हैं। बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर द लोन, और इसी वजह से बैंक ने उसको पैसे देने के लिए हाँ की। क्यों? क्योंकि कोलेट्रल के रूप में दिखाई दे रहा है कि वो एक एम्प्लॉय है और उसकी मंथली सैलरी आती है, उसके पेपर जमा हो गए होंगे तो EMI वहाँ से कटती चली जाएगी। तो एक टाइप से सिक्योरिटी है बैंक के पास कि उसकी जो उसने क्रेडिट जो उसको दिया है वो किसी न किसी रूप में आता रहेगा। द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस। अब एक और भी चीज़ है कि उसका जो उसने नया घर खरीदा उसके पेपर भी उसने बैंक को जमा करवा दिए कि ये घर मैंने खरीदा है, आपके द्वारा जो क्रेडिट मुझे दिया गया था उससे। तो इस प्रॉपर्टी का जो है कोलेट्रल मैं सामने रख रही हूँ, और इसी को आप एज ए कोलेट्रल रख लीजिए। विच विल बी रिटर्न टू मेघा ओनली व्हेन शी रिपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट। और ये पेपर उसे तब, घर के कागजात उसे तब वापस मिलेंगे जब वो पूरा लोन जो है इंटरेस्ट के साथ बैंक को चुका देगी। तो ये सिचुएशन आपने देखी कि जो एक रेगुलर एम्प्लॉई होते हैं उनकी जॉब के बेसिस पर, और या फिर जो भी चीज़ वो परचेज कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर उन्हें लोन दे दिया जाता है थ्रू द बैंक, और इसकी हेल्प से वो अपने लाइफ को कंफर्टेबली जो है स्पेंड कर पाते हैं। अब ये एक टेबल है, इसी से रिलेटेड फिल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेघाज हाउसिंग लोन।
लोन अमाउंट इन रुपीज़ कितना था, ड्यूरेशन ऑफ लोन कितना था, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे गए, इंटरेस्ट रेट कितना था, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या था, कोलेट्रल कितना क्या था। तो ये सारी चीज़ आई थिंक आपको इसमें मैंने बता ही दी हैं, आप इसमें से फिल करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, एक क्रेडिट लेने के लिए, लोन लेने के लिए दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको मैंने बताया था यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है और इसके अलावा कोलेट्रल भी ज़रूरी होता है ना। ये सारी चीज़ें जो होती है, कोलेट्रल हो, इंटरेस्ट रेट हो या डॉक्यूमेंटेशन हो, ये सारे बेटा क्या कहलाते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाते हैं, यानी पैसा उधार देने की शर्तें कहलाती हैं, जो कि किसी भी बोरोवर को लोन लेने से पहले समझाई जाती हैं या बताई जाती है कि हम आपसे ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, आपको इसके बदले में ये कोलेट्रल देना होगा, यानी सिक्योरिटी कुछ जमा करवानी होगी, और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी जो आईडी प्रूफ्स हैं वो सब भी देने होंगे। इनको हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ये आप अंडरलाइन कीजिएगा इसको, इन लाइंस को, और ये इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। नेक्स्ट जो है, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। आमतौर पर जो लोन लेने की जो शर्तें होती हैं वो एक अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट में अलग अलग भी हो सकती हैं। जैसे किसी एक पर्सन ने कुछ और शर्तें रखी हों, हो सकता है कोई 4% इंटरेस्ट रेट पर जो लोन दे रहा हो, तो हो सकता है कोई 8% पे दे रहा हो सकता है कोई 12% पे भी दे रहा हो। तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट के बेसिस पर भी, और कोलेट्रल कोई डिमांड कर देता है कि मुझे क्या सिक्योरिटी, मेरे पास क्या सिक्योरिटी है, या मैं कैसे मानूं कि आप मेरा लोन रिपे कर पाएंगे, तो ऐसे में उसकी शर्त अलग हो सकती है। और डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर भी, क्योंकि आमतौर पर ये डॉक्यूमेंटेशन की जो डिमांड होती है बेटा, ये फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा की जाती हैं। आजकल तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लेंडर्स होते हैं वो भी कुछ न कुछ पेपर्स या एफिडेविट वगैरह पे साइन ले लेते हैं कि आपने मुझसे इतना पैसा उधार लिया और आप इसको इतने दिन बाद या इतने साल बाद आप इस इंटरेस्ट रेट के साथ कुल मिलाकर टोटल आप मुझे चुका देंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा अलग अलग हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है क्रेडिटर्स पर, यानी लोन देने वालों पर, कि वो आपसे क्या, आपके सामने क्या कंडीशंस रखते हैं। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर्स ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। ये डिपेंड करता है लेंडर और बोरोवर के ऊपर, कि लेंडर ने जो शर्तें रखी, बोरोवर उसको मानता है तो वो लोन उसको मिल जाएगा। और अलग अलग जगह पर अलग अलग लेंडर और बोरोवर का नेचर हो सकता है या सिचुएशन हो सकती है। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अगले सेक्शन में आपको मिलेंगे कई सारे और उदाहरण, जिसके हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, क्रेडिट को समझ पाएंगे कि जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे हेल्पफुल या कैसे जो है नुकसान का कारण भी बनते हैं। लेट अस वर्क दीज आउट। एक एक्टिविटी फिर से आई है। वाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलेट्रल वाइल लैंडिंग? ये आप आंसर दे सकते हैं आई थिंक, कि जो आमतौर पर जो लेंडर्स होते हैं कोलेट्रल की डिमांड क्यों करते हैं मनी लैंडिंग से पहले। गिवन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री आर पुअर। हालांकि आपने देखा है कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा लोग गरीब हैं। डज इट इन एनी वे अफेक्ट देयर कैपेसिटी टू बोरो? क्या ये उनकी मनी बोरो करने की कैपेसिटी को भी प्रभावित करते हैं? ये सिचुएशन जो कि पॉवर्टी की हमारे देश में बनी हुई है, यस करती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड हो जाते हैं लोन लेने